मैं ज्योति सिंगौर। आज का वीडियो आप सभी के लिए जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते और अर्थशास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको यह वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इसके बाद आपको अपने आसपास का अर्थशास्त्र समझ आने लग जाएगा। जो बच्चे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यदि वे इस विषय को अपने आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ेंगे तो उनको विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अर्थशास्त्र क्या है? क्या मुझे अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए? मुझे अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्या हम अर्थशास्त्र के बिना रह सकते हैं? आज इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बता रही। वीडियो के अंत तक आप मुझे इसका उत्तर देंगे। इसलिए आज आपको क्या करना है? पढ़ना नहीं है, बस ध्यान से आप हर स्लाइड को देखते जाइए। आज बस आपको चित्रों को समझना है। आपके पापा, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या क्या काम करते हैं और उनको दैनिक जीवन में कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। आपका कोई परिचित होगा जो खेती करता होगा या कोई पड़ोसी होगा। खेती या उससे जुड़े कार्य जैसे पशुपालन है, ड्राइवर है, सब्जी बेचता होगा, और कोई परिचित होगा जो किसी फैक्ट्री में काम करता होगा। कुछ लोग उत्पादन करते होंगे, जैसे कुक है या और चीजें बना रहे होंगे। इस तरह से कुछ लोग हैं तो सर्विसेज में लगे होंगे, कुछ नौकरी करते होंगे, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कोई कार साफ करने वाला होगा, कोई नाई होगा, कोई सफाई वाला होगा। इस तरह से आपके आसपास बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काम पे लगे होंगे। लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, जिससे वो अपने घर की आवश्यकताओं को क्या कर सकें? पूरा कर सकें। यदि हम इस दुनिया की बात करें तो हम मतलब क्या होगा, हमारे देश हो या विदेश हो, सारे दुनिया में यही काम चल रहा है। कुछ लोग खेती पे लगे हैं, कुछ उद्योग पे लगे हैं, कुछ सर्विस सेक्टर यानी सेवाओं में लगे हुए हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि आप इन सभी गतिविधियों का हिस्सा हैं, ये जितनी गतिविधियां दिख रही हैं इस चित्र में, यदि आप इन सभी में से किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं तो आपको अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र कितना पुराना विषय है? क्या यह पृथ्वी में हमेशा से है? नहीं। जब पृथ्वी में डायनासोर थे तब भूगोल था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, परंतु तब इकोनॉमिक्स नहीं था। इकोनॉमिक्स का जन्म मानव के जन्म एवं विकास के साथ साथ हुआ। मानव के विकास के पहले कोई दुनिया में अर्थशास्त्र नहीं था। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि मैं अर्थशास्त्र क्यों पढ़ूं, क्योंकि मैं तो पैसा नहीं कमाता। आप ये स्टोरी सुनिए, आपको लगेगा कि ये आपकी ही कहानी है। ये एक रीता है। इस लड़की का नाम है रीता, जो 95% मार्क्स के साथ बोर्ड एग्जाम में पास हुई। बहुत खुशी की बात है। इसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने खुश होकर बेटी को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और इसको 2000 रुपीज दिए। रीता भी खुश हो गई, परंतु उतनी खुश नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? आप भी मम्मी पैसे देती है, क्या जितना खुश होना चाहिए हो जाते हो क्या? ज्यादातर नहीं होते। अब देखिए रीता क्यों खुश नहीं हुई। रीता की इच्छा थी कि वो बहुत सारी मिठाई खरीदे। किसके लिए? स्कूल टीचर्स के लिए। फ्रेंड्स को अपने पार्टी देना चाहती थी, उसका मन था शॉपिंग करने का, उसको इंडियन इकोनॉमी की बुक भी खरीदनी थी। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी है, जो मुख्य परेशानी है वो ये है, 2000 रुपीज। उसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये जो 2000 रुपीज है ये कम है। ऐसा हर बच्चे के साथ होता है कि उनकी इच्छा ज्यादा होती है और पैसा कम। पैसा, या हम इसको अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? संसाधन। अर्थशास्त्र विषय का जन्म ही इसी परेशानी से हुआ है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और जो हमारे पास साधन है वो हमेशा कैसे होते हैं? कम होते हैं।
अब रीता क्या करेगी? अब वो आधा किलो मिठाई खरीद लेगी, अपने पूरे फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहती थी, अब वो केवल कितने फ्रेंड्स को देगी पार्टी? 4 या 5 बेस्ट फ्रेंड को पार्टी देगी। वो 5-6 जोड़ी कॉलेज के लिए कपड़े लेना चाहती थी, अब वो केवल 1 या 2 जोड़ी कपड़े खरीदेगी और क्या खरीद लेगी? बुक खरीद लेगी। यदि रीता को अर्थशास्त्र का ज्ञान है, तो क्या करेगी वो? कम संसाधन में, कम पैसे में भी अधिक से अधिक संतुष्टि का प्रयास करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी प्राप्त हो सके। यहाँ एक बात मैंने और कही थी कि मम्मी ने इसको कितने रुपए दिए थे? 2000 रुपए, लेकिन साथ में और भी कुछ दिया था। क्या दिया था मम्मी ने? प्यार और आशीर्वाद। परंतु अर्थशास्त्र में जो मम्मी ने प्यार और आशीर्वाद दिया था, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। केवल अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो 2000 रुपीज है, बस इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको खर्च करने के तरीके के बारे में। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तब आपको अर्थशास्त्र की क्यों जरूरत है? देखिए, आपको नौकरी या काम के बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इन पैसों से आप क्या करते हैं? घर का खर्च करते हैं और जो पैसा बचता है उसको क्या करते हैं? कुछ पैसे को आप बचत करना चाहते हैं या कुछ पैसा जो रहता है उससे आप क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्राप्त हो सकें, जो आपके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब आप एक बिजनेसमैन बनकर सोचिए कि आपके पास पैसा है और आपको अपना बिजनेस करना है। अब आप सोचिए कि आप क्या बिजनेस करेंगे? आपके मन में आएगा कि यार पैसा है, मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ या फिर प्रॉपर्टी का काम कर लेता हूँ या फिर मैं अपने पैसे से खेती का बिजनेस चालू कर देता हूँ। यानी आपने बिजनेस चालू करना है तो आपको पहले ये आएगा कि मैं किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूँ। आप निश्चित कर लिए कि हाँ, मुझे मान लो कि क्या लगाना है? फैक्ट्री लगाना है। अब आपके समय सामने दूसरी समस्या आ जाएगी कि आप किस चीज़ की फैक्ट्री लगाएंगे और किस चीज़ की फैक्ट्री, मान लो वो भी डिसाइड हो गया, तो फिर आपका जो उत्पाद है, आप जिस चीज़ का उत्पादन करेंगे, उसकी आप वैल्यू क्या रखेंगे? उसकी कीमत क्या रखेंगे? क्योंकि आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? लाभ कमाना है। क्या यहाँ आपको अर्थशास्त्र दिख रहा है? ये जितनी गतिविधियां दिख रही हैं, ये सभी गतिविधियां भी किसका हिस्सा हैं? अर्थशास्त्र का। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये श्री श्याम जी की फैमिली है, जिनको रहने के लिए घर चाहिए है, खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, ये सब इनकी आवश्यकताएं हैं। इनको पानी चाहिए, इनको कपड़े की भी ज़रूरत है। ये सारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? सिर्फ किससे मिलेंगी ये सब? पैसे से। बताइए कि यहाँ अर्थशास्त्र है या नहीं? श्री श्याम जी की फैमिली बहुत बड़ी है। इनको एक घर में जो है, सुबह से एक सफाई कर्मचारी आता है जो घर को साफ करता है। इनका एक बेटा है जो नौकरी करता है और जो बहू है वो क्या क्या है? स्कूल टीचर है। और एक बेटा जो है वो वकील है और इनकी एक बेटी है वो डॉक्टर है। बड़ा परिवार होने के कारण अब इनको बड़े घर की आवश्यकता है, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ परिवार के सभी सदस्य सर्विस दे रहे हैं या सेवाएं कर रहे हैं, जिसके बदले इनको क्या प्राप्त हो रहा है? पैसा प्राप्त हो रहा है। परंतु श्याम जी की जो पत्नी है और एक बहू है, वो घर के काम करती है, उनको कोई सैलरी प्राप्त नहीं होती। तो अर्थशास्त्र में जितने लोगों को ये जो सैलरी प्राप्त हो रही है, इनका अध्ययन हम किस में करेंगे? अर्थशास्त्र में करेंगे। और ये जो घर में काम कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, इसके बदले में इनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे। अर्थात जितनी सर्विसेज हैं, इनका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? केवल अर्थशास्त्र में करते हैं। श्री श्याम जी को सुबह से दूध चाहिए है, सब्जी चाहिए है, घर के लिए इनको कपड़े चाहिए है, फर्नीचर भी चाहिए है। इनकी छोटी बहू है, ये एसी के बिना नहीं रह सकती, तो इनको एसी भी चाहिए। इनका परिवार बड़ा है तो इनको कार भी चाहिए। इस तरह परिवार की जो मूलभूत बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ये सभी वस्तुओं की इनको जीवन के लिए आवश्यक है। ये सभी जितनी भी वस्तुएं हैं,
इनका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। अब आप थोड़ा और ब्रॉड माइंड बना के सोचिए कि आप एक देश के नागरिक हैं। देश में क्या-क्या चलता रहता है? कुछ लोग किस कार्य में लगे रहते हैं? कृषि कार्य में लगे रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? उद्योग पे लगे रहते हैं। और कुछ लोग सेवा क्षेत्र पे लगे रहते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर है, वकील, नाई, सफाई वाला। ये सब किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये केवल क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। अब देखिए देश में और क्या क्या हो रहा है। देश में यदि प्रगति हो रही है तो इंटरनेट है, फोन है, इनका उपयोग हमारे देश में बढ़ गया, सब दुनिया के सभी देशों में बढ़ गया है। देश में बहुत बड़ा बाजार भी है जिसमें लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं, और बहुत सारे परिवहन के क्या हैं? साधन हैं। और देश में बैंकिंग गतिविधि बढ़ गई है। अब तो ऐसी स्थिति है कि लगभग हर व्यक्ति का बैंक में क्या है? अकाउंट है। क्या इनमें से आपको कोई ऐसी एक्टिविटी लग रही है कि जिसमें अर्थशास्त्र ना हो? कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनसे आप परिचित हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आप ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप परिचित ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं महँगाई। हम सुबह से शाम तक यही शब्द का उपयोग करते हैं कि सब्जी महँगी हो गई, दाल, चावल, घर, कपड़े, फ़ोन, पेट्रोल, डीज़ल, इन सब की कीमतें क्या हो गई हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी प्रकार गरीबी। गरीबी साधारण भाषा में क्या है? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उससे हम बहुत कम हमारे पास साधन हों, यदि आय के, तो हम उसको क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। यानी जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। और दुनिया का हर छठवां गरीब व्यक्ति भारत में है। मतलब स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हमारे देश में, इतनी योजनाओं के बाद भी हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। हालाँकि पहले की तुलना में गरीबी की दर धीरे-धीरे क्या होती जा रही है? कम हो रही है। बेरोजगारी शब्द भी आप जानते हैं। जब देश में काम करने वाले लोग अधिक हों और उनकी क्षमता और इच्छा होने के बाद भी लोगों को काम ना मिले, उसको हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। इसी प्रकार आप न्यूज़ में डेली अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बारे में सुनते रहते हो। इतिहासकारों के अनुसार जो हमारा भारत देश था, वो एक सोने की चिड़िया कहलाता था। परंतु ब्रिटिश शासन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? लगभग खंडहर हो गई। परंतु स्वतंत्रता के बाद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हो रहा है, और लगभग देश के हर क्षेत्र में पहले की तुलना में विकास हो रहा है। कर प्रणाली, शायद पहले कुछ कम लोग कर प्रणाली जानते रहे होंगे, परंतु 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जब से जीएसटी लगा है, वस्तु एवं सेवा कर, ये जो है ये एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले क्या होता था? केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग कर लगाती थी और अलग-अलग दर से कर लगाती थी। परंतु जीएसटी कर प्रणाली कैसी कर प्रणाली है? पूरे देश की एक ही कर प्रणाली है, जिससे अब पहले की तुलना में पारदर्शिता क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। दूसरा है अपना बजट। बजट में सरकार के खर्च और होने वाली आमदनी का लेखा जोखा होता है। जैसे हमारे पापा मम्मी घर का बजट बनाते हैं कि इस महीने हमको क्या खर्च करना है, कितना करना है, हमारी तनख्वाह कितनी आने वाली है, या हमको कितना बचत करना है। ठीक उसी प्रकार हमको देश को चलाने के लिए भी क्या बनाना पड़ता है? बजट बनाना पड़ता है। और हमारे देश का जो बजट होता है वो 1 वर्ष के लिए बनता है, जिसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की। विदेश नीति। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए। इतने देशों की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यात्रा की। फिर कभी न्यूज़ में सुने कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश आए। तो क्या ये लोग एक दूसरे के देश घूमने के लिए जाते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं। ये लोग घूमने के लिए नहीं जाते। ये जितनी यात्राएं होती हैं, ये आपसी व्यापार और संबंध के लिए होती हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है।
जैसा अभी के समय में आप सुन रहे हैं कि हमारी जो और चीन के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो भारतीय सरकार ने क्या किया, चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। इस तरह से ये जो विदेशी नीतियां हैं ये एक दूसरे के संबंध को से व्यापार और आगे बढ़ने के लिए, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे के साथ कुछ नीतियां बनाती है। वैश्वीकरण, भारत के लिए वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमारे यहाँ अनादिकाल से प्रचलित है। सूती, ऊनी कपड़े, सिल्क के कपड़े, हस्तशिल्प का सामान विश्व के लगभग हर भाग में भारत से जाता था। जब भारत और बांग्लादेश एक था तो ढाका का जो मलमल था वो विश्व प्रसिद्ध था। 1498 को वास्को डिगामा जो थे वो यूरोप से भारत क्यों आए थे? केवल मसाला के व्यापार के लिए। तो विश्व के सभी देशों से वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। हमारे स्वतंत्र भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। अब मैं आपको और बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैंने आपसे 4 प्रश्न के उत्तर देने कहा था। ये प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है? क्या मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए? मुझे अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्या हम अर्थशास्त्र के बिना रह सकते हैं? अब इनका उत्तर देने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, आप उत्तर कैसे देंगे मैं समझ सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए कि जो मैंने आपको बताया और आप जो सोच रहे थे उसका उत्तर सेम है कि नहीं। तो पहला प्रश्न था हमारा, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का जन्म ही इस बात पर हुआ है कि जो व्यक्ति है उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी है, असीमित है। एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती। यहाँ तक इच्छा जन्म से लेकर मृत्यु तक, व्यक्ति मरने वाला होता है तब भी उसको लगता है कि नहीं मेरी वो बेटी आ जाती, मैं उस बेटी के लिए ये खरीद देता, मेरा बेटा कार खरीद लेता। यानी इस तरह से व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और बदले में जो इच्छा को पूरा करने के लिए हमको साधन चाहिए होता है वो साधन कैसे होते हैं, हमारे पास सीमित होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सीमित संसाधन में भी जो हमारी इच्छाओं को अच्छे से पूरा करा देता है वो कौन कराता है? अर्थशास्त्र। यदि अर्थशास्त्र का आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो आप अपने परिवार को कम खर्च में भी बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में हम जितने तरह की सर्विसेज होती हैं और जितनी तरह की वस्तु होती हैं इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए? यदि आप ये जितनी गतिविधियां मैंने आज बताई है, यदि इन सभी गतिविधि में से आप किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं तो आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना क्या है, बहुत आवश्यक है। बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के हमारा जीवन संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न है, मुझे अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए भाई? क्योंकि सभी मानवीय जितनी क्रियाएं हैं वो अर्थशास्त्र के बिना संभव नहीं होती। यदि आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको आर्थिक गतिविधि में शामिल होना ही पड़ेगा और बिना अर्थशास्त्र के आपका जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको जब इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है तब भी आप अर्थशास्त्र में ही जी रहे हैं। इससे बेहतर है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, क्या हम अर्थशास्त्र के बिना रह सकते हैं? आप बताइए, क्या आप अर्थशास्त्र के बिना रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक हर गतिविधि में अर्थशास्त्र है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक आवश्यक विषय है। आप जरूर पढ़िए या पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि यदि आपको जब जीवन जीना ही है तो अर्थशास्त्र का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आप कम संसाधन में एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।